हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक का हमारे नाम है अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। ओके, तो इसी में हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रिजनर ट्रांसफर वारंट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द सेम। ऑल राइट, तो ये कहाँ पे दिया गया है? अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, ये दिया गया है चैप्टर 22 ऑफ सीआरपीसी में, रेंजिंग फ्रॉम सेक्शंस 266 टू सेक्शन 271। ओके, तो इससे पहले क्या था? 1973 के एक्ट से पहले क्या था? सीआरपीसी के प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट्स एक्ट 1955 था। प्रिजनर्स अटेंडेंस इन कोर्ट्स एक्ट 1955, बट 40th एंड 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट ने ये बोला गया कि इलेबोरेट प्रोविजंस होने चाहिए अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स इन क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए अंडर सीआरपीसी इटसेल्फ, सो दैट इज व्हाई दीज सेक्शंस वर एनेक्टेड in the 1973 Act. Okay, so please remember this. Chapter 22 deals with attendance of persons confined or detained in prisons. तो इसमें जो सेक्शन 266 है, सेक्शन 266 क्या बोल रहा है हमसे? डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें जो डिटेन्ड वर्ड यूज किया है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स confined or detained in prisons, that detained includes preventive detention also. अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है तो वो भी डिटेंट के अंडर आ जाएगा। नाउ फर्स्ट, बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे कि एक्स अपना बंदा है, एक्स इज अक्यूज्ड पर्सन। तो इसको अक्यूजेशन क्या है उसके अगेंस्ट? क्राइम ऑफ मर्डर। वो क्राइम ऑफ मर्डर उसने कहाँ पे किया है? मुंबई में। ओके, अक्यूजेशन है, किया है नहीं किया है वो ट्रायल के बाद समझ में आएगा, बट मुंबई में मर्डर का चार्ज है उसके अगेंस्ट, एंड इन अ प्लेस कॉल्ड एज हैदराबाद। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इन अ प्लेस कॉल्ड एज हैदराबाद उसके अगेंस्ट चार्ज है कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली और उसने कुछ गड़बड़ी करी है। ओके, तो एक्स के अगेंस्ट ये दो चार्जेस है। नाउ इन क्राइम ऑफ मर्डर, मर्डर भी कॉग्निजेबल है, अनलॉफुल असेंबली भी कॉग्निजेबल है। तो जब मर्डर का एफआईआर दर्ज हुआ होगा तो मर्डर के लिए उसको अरेस्ट किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा, और नाउ ही दिस पर्सन इज इन जुडिशियल कस्टडी एट मुंबई। मतलब ये भायखला प्रिजन में होगा अभी तक। ओके, ऐसे आप समझिएगा। So in crime of murder, he is arrested and is in judicial custody at Mumbai. Now अभी ये judicial custody में है, पर हैदराबाद पुलिस को भी जो अनलॉफुल असेंबली का क्राइम है उसमें कुछ आगे बढ़ना है, उसमें भी उनको इन्वेस्टिगेशन करना है, इंक्वायरी करना है, ट्रायल करना है। तो ये जो बंदा जुडिशियल कस्टडी में है मुंबई में, उसको हम हैदराबाद में कैसे लेकर आएंगे? सी, दिस इन्वॉल्व्स टू प्लेसेस। ऐसे नहीं है कि मुंबई के मुंबई में है, तो ये मुंबई से हैदराबाद में उसको हम कैसे लेकर आएंगे, इससे डील करता है ये पूरा चैप्टर। ओके, तो इसमें हम ये समझेंगे कि ऐसा अगर प्रिजनर्स ट्रांसफर करना है तो कैसे होता है। तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स क्रिमिनल कोर्ट कैन आस्क फॉर प्रिजनर्स ट्रांसफर। तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट है अपना, whenever in the course of an inquiry, trial or other proceedings under this code। तो अब ये other proceedings को आपको हाईलाइट करके रखना है आपके स्लाइड में, बिकॉज हम other proceeding को ध्यान से पढ़ेंगे। बट नाउ I'll just read this out for you. Whenever in the course of an inquiry, trial or other proceeding under this code, it appears to a criminal court that a person confined or detained in prison should be brought before the court फॉर आंसरिंग टू अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। मतलब चार्जशीट फाइल होने के बाद आंसरिंग टू अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, और फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। एनी को भी आपको हाईलाइट करना है, और फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, और इफ दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड एज अ विटनेस। मतलब विटनेस करके अगर उसका एग्जामिनेशन करना है, तो इन कंडीशंस में हमें, इन सिचुएशंस में एक क्रिमिनल कोर्ट जो है वो प्रिजनर ट्रांसफर वारंट इशू कर सकती है, एंड देन दैट इज एन ऑर्डर फॉर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन कि आप उस बंदे को प्रोड्यूस करो हमारे क्रिमिनल कोर्ट में। ओके, तो ये है
प्रिजनर ट्रांसफ़र वारंट का या ये जो ऑर्डर है प्रिजनर ट्रांसफ़र की ऑर्डर, उसका ये मतलब है किन चीज़ों के लिए हम उसका ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। इफ़ द पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर आंसरिंग टू अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस और फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, और इफ ही इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस टू एग्जामाइन सच पर्सन एज अ विटनेस। ओके, सो सेक्शन 267 को आप ध्यान से पढ़िएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अरोज वॉज, यहाँ पे बोला क्या गया था, मैंने आपको हाईलाइट करने को बोला था कि क्रिमिनल कोर्ट को ये लग रहा है कि किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड में हमें वो प्रिजनर चाहिए। नाउ हम हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। हमारा बंदा था, उसका नाम एक्स था, उसने क्या किया था, मर्डर किया था। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। नाउ ही वॉज अ पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑल्सो। अनलॉफुल असेंबली का पार्ट वो कहाँ पे था? हैदराबाद में था। अभी वो बंदा अभी प्रेजेंटली वो कहाँ पे है? ही इज इन जुडिशियल कस्टडी एट मुंबई। ओके, यहाँ तक स्टोरी हमने समझी थी। नाउ फॉर द इन्वेस्टिगेशन, नाउ प्लीज मार्क दिस वर्ड, अनलॉफुल असेंबली इज ऑल्सो अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस को करना है। उस इन्वेस्टिगेशन के लिए ही हमें ये बंदा चाहिए। तो बहुत सारे कंडीशंस उसमें हो सकते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए हमें वो चाहिए, उसका जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये बंदा चाहिए। तो ये सब कब आता है? एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही ये आता है। तो अभी द मूट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आंसर इज, यहाँ पे बोला गया है कि इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, तो ये अदर प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन आता है कि नहीं आता है, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो हमें ये सी नटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ना ही पढ़ना है गाइज। इट इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू रियली नो अबाउट दीज सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। सी नटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बोला गया है कि इंक्वायरी, ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग्स का मतलब इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। ओके, तो इंक्वायरी, ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड विल इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। ये आपको ध्यान से याद में रखना है। बट उससे पहले हमें एक इंटरचेंजेबल कस्टडी क्या होता है वो भी हमें समझना है। व्हाट इज इंटरचेंजेबल कस्टडी? तो इंटरचेंजेबल कस्टडी के लिए हमें सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी का केस पढ़ना है। हम ऑलरेडी सेक्शन 167 में ये पढ़ चुके हैं पुलिस कस्टडी रिमांड में, पर फिर भी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीआरपीसी इट इज मैंडेटरी टू नो दिस जजमेंट थरली। तो सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी का जजमेंट डील्स विथ पुलिस कस्टडी रिमांड। तो उसमें क्या बोला गया है कि पुलिस कस्टडी रिमांड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 15 डेज। सो नाउ सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी क्या बोलता है कि एक क्राइम 1 जो है उसमें आपकी पुलिस कस्टडी रिमांड है 15 डेज की, वो खत्म हो गई। उसके बाद आप कहाँ पे चले जाते हो? मैजिस्टेरियल कस्टडी रिमांड में आप चले गए हो आफ्टर 15 डेज। ओके, सो नाउ अगर आपको फिर से, अगर पुलिस को फिर से दूसरा एक क्राइम है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज क्राइम 2 विच इज नॉट कनेक्टेड विथ क्राइम 1, उसमें अगर पुलिस को आपकी पीसीआर फिर से चाहिए, पुलिस कस्टडी रिमांड फिर से चाहिए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक फॉर्मल ऑन पेपर अरेस्ट करना पड़ेगा, मतलब अरेस्ट पंचनामा भरना पड़ेगा। ऑन पेपर आपको फिर से अरेस्ट दिखाना पड़ेगा और फिर क्राइम 2 के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आपका पुलिस कस्टडी रिमांड ले सकते हैं। ओके, तो सी नटेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से ये प्रिजनर ट्रांसफर वारंट का कैसे एग्जीक्यूशन होगा उसका प्रोसीजर बताया गया है। दैट इज व्हाई आई एम एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज मैंडेटरी टू रीड दैट जजमेंट। ओके, तो ये क्या बताया गया है सी नटेशन के जजमेंट में कि अगर आपको ऐसे मुंबई से हैदराबाद में अगर वो प्रिजनर को इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए लाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उसका फॉर्मल अरेस्ट ऑन पेपर अरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ओके, दो दैट पर्सन इज इन जुडिशियल कस्टडी, मुंबई के जेल में जाके आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे, बट उसका एक फॉर्मल अरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। देन इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट इट, आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसके बारे में, और आफ्टर इन्फॉर्मिंग द कोर्ट देन द कोर्ट विल इशू द
प्रिजनर ट्रांसफर ऑर्डर्स। ओके, तो हैदराबाद कोर्ट को आपने जब एक्नॉलेज किया उसके बाद दैट कोर्ट विल इशू द प्रिजनर्स ट्रांसफर ऑर्डर। दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर हाउ इट शुड बी डन। दैट पहले उसका अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको वो बनना चाहिए तो उसका फॉर्मल अरेस्ट दिखाओ, कोर्ट को इन्फॉर्म करो, देन सेक्शन 267 में से ऑर्डर करेगा कोर्ट कि उस प्रिजनर को हैदराबाद में ट्रांसफर करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी ज़रूरत है। ओके, तो आपको ये भी एक जजमेंट पढ़ना है, हर्षद मेहता, शायद सबको पता होगा, जिसने सेबी में मतलब अपने शेयर मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला किया था। ओके, तो ये घोटाला कैसा था, मुंबई में भी उसका हैम्पर हुआ था, दिल्ली में भी इसका हैम्पर हुआ था। तो दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बंदा चाहिए था, तो भायखला प्रिजन से ही उसको भी ट्रांसफर करना था। तो वहाँ पे भी ये इशू आया था कि वेदर इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी, ट्रायल एंड अदर प्रोसीडिंग इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन और नॉट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपोजिट व्यू देखने को मिलेगा। सो प्लीज रीड हर्षद एस मेहता वर्सेस सीबीआई केस ऑल्सो फॉर सेक्शन 267 सीआरपीसी। ऑल राइट, तो अभी ऐसा है कि एक्सेप्शंस भी बोले गए हैं सेक्शन 267 के। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रिजनर को आप ऐसे ट्रांसफर करोगे। आपने एक खाकी नाम की मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसमें ऐसे बोला है ना कि जब प्रिजनर को ट्रांसफर करते हैं वो कुछ भाग दौड़ जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन बेस्टोड विद दिस पावर कि वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किन किन लोगों को कि हम उनका ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, तो ये कौन से बेसिस पे है, सेक्शन 268 हमें बताता है कि कौन से बेसिस पे ऐसा एग्जेम्पशन हो सकता है कि ये मतलब उसके अगेंस्ट क्या क्या, बहुत अगर ग्रेव ऑफेंसेस है, then there is likelihood of disturbance of public order, please remember these words. okay, उसका grounds क्या है डिटेंशन का, then उसको अगर if it is against the public order, if it will hamper the public order and the public interest generally, तो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकता है कि इन लोगों को हम नहीं ट्रांसफर करेंगे। ऑल राइट, और सेक्शन 269 भी बोलता है, सेक्शन 269 सीआरपीसी also gives certain conditions under which the prison authorities can abstain from carrying out the order passed under section 267. okay, section 269 भी बोलता है कि prison authorities ना बोल सकती है कि 267 का ऑर्डर आया तो भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, विल abstain from carrying out that order। तो वो क्यों ऐसा करेंगे, वेयर द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, अगर ऐसा एक प्रिजनर है जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर हो गया है सेक्शन 267 का, उसको ट्रांसफर करो ऐसा, बट बाय द रीजन ऑफ सिकनेस और इन्फर्मिटी, मतलब वो बंदा बहुत ही सिक है, जैसे कि उसको कोरोना वायरस हो गया है, तो क्या आप उसको ट्रांसफर करोगे एक जगह से दूसरी जगह, नहीं करोगे। ओके, नाउ आई हैव हाईलाइटेड दिस ऑलरेडी। अगर उसके अगेंस्ट कमिटल प्रोसीडिंग्स फॉर ट्रायल, रिमांड पेंडिंग ट्रायल या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये अगर उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, नाउ प्लीज मार्क दिस वर्ड पेंडिंग। ओके, यहाँ पे ये बोला गया कि अगर ये सब उसके अगेंस्ट पेंडिंग है तो हम उसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। ओके, देन ये बोला गया है कि अगर उसकी कस्टडी खत्म होने वाली है एक दिन में, मतलब जैसे कि मुंबई की उसकी कस्टडी है वो खत्म होने वाली है एक दिन में, और आप बोल रहे हो कि उसको दिल्ली से लेकर आ जाओ, तो उसका तो एक दिन में खत्म हो जाना था, पर क्या मुंबई से दिल्ली जाके फिर से मुंबई हम आ सकते, एक दिन में नहीं आ सकते। तो ये बोला गया है ये सबसेक्शन सी में कि ऐसे केस में नहीं करेंगे हम उसको ट्रांसफर, क्योंकि इट इज अगेंस्ट हिज पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो। एंड देन 268 अभी अभी हमने पढ़ा कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगर अगेंस्ट है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कोई कोई पर्सन्स को ट्रांसफर करना, देन द प्रिजन अथॉरिटीज कैन एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द ऑर्डर विच इज पास्ड अंडर सेक्शन 267 बाय अ क्रिमिनल कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्लीज समझिएगा, यहाँ पे एक कहानी भी है, रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
प्रदेश। तो यहाँ पे हुआ क्या था, एक श्री सुशील कुमार मिश्रा करके चीफ इंजीनियर था जिसको शॉट किया गया था व्हाइल ही वाज गोइंग ऑन अ मॉर्निंग वॉक, इसको शॉट किया गया था। ये किस्सा कहाँ पे हुआ था, ये किस्सा हुआ था लखनऊ में। ओके, तो उसका मतलब मर्डर हो गया था सुशील कुमार मिश्रा चीफ इंजीनियर का। तो एक रंजीत सिंह अलायस लड्डू सिंह नाम का बंदा था, हु वॉज इन जेल इन कानपुर। ओके, ये लड्डू सिंह कहाँ पे था, कानपुर के जेल में था। तो उसको नाउ ये लखनऊ में ये जो मर्डर हुआ था उस सिलसिले में सीजेएम लखनऊ जो है उसने एक ऑर्डर 267 के अंडर दिया था कि आप वो ये जो लड्डू सिंह है हमें वो मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, तो आप उसको कानपुर से लखनऊ में ट्रांसफ़र करो। ओके, तो ये लेजिटिमेट ऑर्डर था कि हमें ऐसे लग रहा है ये लखनऊ में जो खून हुआ है उसका कुछ लिंक होगा ये लड्डू सिंह से। ओके, तो आप उसको कानपुर से लखनऊ में ट्रांसफ़र करो। तो ये लड्डू सिंह के लॉयर ने क्या किया, मतलब उसने क्या किया कि ही आस्क्ड कि ये सेक्शन 269 के बी के अंडर उसने क्या बोला कि मेरे अगेंस्ट, जो कानपुर में वो जेल में था वो भी किसी क्राइम के सिलसिले में था ना, तो मेरे अगेंस्ट कमिटल प्रोसीडिंग अभी चल रहे हैं। ओके, मतलब जैसे कि अगर उसने कानपुर में भी एक मर्डर किया होगा पहले, तो ये मैजिस्ट्रेट कमिट करेगा केस को, बिकॉज मर्डर इज अ सेशंस ट्राइबल केस। ओके, तो ये कमिटल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं। तो सेक्शन 269 बी क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे कमिटल प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो उस बंदे को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसका सहारा लेके वो लड्डू सिंह ने क्या बोला था कि मुझे आप कानपुर से लखनऊ ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, पर यहाँ पे रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी बहुत ही अच्छा जजमेंट है। उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे नहीं हो सकता, 5 साल से उस बंदे के, प्लीज नोटिस दिस, 5 साल से उस बंदे के अगेंस्ट कमिटल प्रोसीडिंग्स जो है वो चल ही रहे हैं। ओके, तो इतने देर अगर वो पेंडिंग है तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उसको कानपुर से लखनऊ आप ट्रांसफर मत करो। नहीं तो जो हिस्ट्री शीटर्स है, हार्डन क्रिमिनल्स है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि वो क्या किया था, इस लड्डू सिंह ने भी वो बेल बॉन्ड पे निकला था जेल से बाहर। ओके, वो बेल बॉन्ड से निकला था, थोड़े दिन बाहर रहा, उसके बाद उसने खुद ही एक अर्जी डाल दी कि बेल बॉन्ड को कैंसिल कर दो, और उसका बेल कैंसिल होने के बाद वो फिर से कानपुर में जेल में था। तो उसने मतलब ताकि सरेंडर जैसे कर दिया था। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर दी हार्डन्ड क्रिमिनल्स और दी हिस्ट्री शीटर्स कि आप एक जेल में किसी ऑफेंस के लिए सरेंडर कर दो, ताकि आपको दूसरा जो ऑफेंस है आपने बाद में किया था परपेट्रेटेड सब्सिक्वेंटली जो है उसके इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट ना करना पड़े, तो वो इन्वेस्टिगेशन तो क्रिपल हो जाएगा। तो रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि अगर कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स या ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक्चुअल प्रोग्रेस में है, ना कि सिर्फ पेंडिंग, वो अगर एक्चुअल प्रोग्रेस में है तब भी आप एब्सटेन कर सकते हो 267 के ऑर्डर को फॉलो करना। ओके, अगर वो एक्चुअल प्रोग्रेस में है, ऐसे नहीं कि 5 साल से मेरा ट्रायल पेंडिंग चल रहा है तो मैं ये कानपुर से लखनऊ नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। अगर वो एक्चुअल प्रोग्रेस में है तब भी जेल अथॉरिटीज कैन एब्सटेन। एंड उन्होंने और एक चीज बोली है कि इट इज फॉर द जेल अथॉरिटीज टू डिसाइड। ये जो 269 का प्रोविजन है सेक्शन 269 सीआरपीसी में, ओनली इफ अगर आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तब भी वो जो क्रिमिनल है उसका राइट है, बट अदरवाइज इट इज फॉर द जेल अथॉरिटीज टू डिसाइड वेदर टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 267 or not. So it is not any right bestowed on the accused person. So that is why Ranjit Singh versus State of Uttar Pradesh ये केस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है to understand these sections. Okay, so ये हमने पढ़ लिया। नाउ सेक्शन 270 क्या बोलता है, सेक्शन 270 ये बोलता है कि प्रिजनर को आप कस्टडी में लेकर जाओ। ओके, और उसको वहाँ पे उसका अगर विटनेस करके एग्जामिनेशन है कोर्ट में तो वहाँ पे भी आप उसको एक नियर बाय जेल में वगैरह रख सकते हो जब तक उसका एग्जामिनेशन एज अ विटनेस ना हो जाए। तो ये सेक्शन 270 में ये बोला गया है। एंड सेक्शन 271 टॉक्स अबाउट कि
अगर आपको किसी प्रिजनर का एग्जामिनेशन करना है, विटनेस एग्जामिनेशन करना है, तो आप उसके लिए कमीशन भी इशू कर सकते हो। ओके, मतलब कि जो कोर्ट में नहीं जा सकता विटनेस करके, उसके घर पे कोर्ट आ जाता है। अभी के लिए आप ऐसा ही ध्यान में रखिएगा। तो ये जनरल प्रोविजन है। कोई अगर बहुत ही इल है, इन्फर्म है, सिक है, ओल्ड एज्ड है, तो उनके लिए ये प्रोविजन का यूज किया जाता है, विच इज गिवन अंडर चैप्टर 23 पार्ट बी ऑफ सीआरपीसी। तो उस टाइम हम इसका भी इकट्ठा पढ़ लेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट अटेंडेंस ऑफ prisoners in the court proceedings. Thank you.